नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको जो DSSB लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम है जुलाई में, और इसके साथ अपन बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा लाइब्रेरियन जिन्होंने CET पास कर लिया था, अभी जो फॉर्म डाल दिए हैं लेकिन अभी तक उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है, उन दोनों एग्जाम के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अपन संलग्न है वो लेके आए हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो अपना एप्लीकेशन है राकेश बलौदा झुंझुनू LIS वो प्ले स्टोर पर आपको उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे DSSB लाइब्रेरियन की जो फर्स्ट यूनिट है या जो हरियाणा लाइब्रेरियन से संबंधित, दोनों का लगभग जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा करेंगे क्योंकि फर्स्ट यूनिट के बारे में क्वेश्चन है, और इसके साथ ही आपके लिए हम क्या उपलब्ध करा रहे हैं और किस प्रकार का मटेरियल है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिलेबस के अनुसार, उसके बाद अपन इन क्वेश्चनों की बात करेंगे। और जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे भी जो टेस्ट सीरीज है लगभग 40 जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं न्यूनतम शुल्क पे, इतने न्यूनतम शुल्क पे आपको कोई नहीं कराएगा। न्यूनतम शुल्क पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यदि आपको DSSB और हरियाणा लाइब्रेरियन का सिलेबस चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री में DSSB लाइब्रेरियन और हरियाणा लाइब्रेरियन का सिलेबस मिल जाएगा। इसके साथ ही जो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड वहां से हो जाएंगे। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि सिलेबस में DSSB वाले में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल से संबंधित है कि लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, पुस्तकालय के सामाजिक संस्था है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था किस प्रकार से है या सामाजिक संस्था में अपन कैसे पढ़ते हैं, या पुस्तकालय जो है वो किस प्रकार से समाज में सेवाओं को प्रेरित करता है। हिस्ट्री जो फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो पुस्तकालय हैं या जो लाइब्रेरी हैं उनका इतिहास क्या रहा है, यानी कि जैसे अपन बात कर लेते हैं कि विश्व में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कि मेलविन डेवी कौन थे, मेलविन डेवी ने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब की, या लाइब्रेरी जर्नल है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की जो प्रथम पत्रिका है वो कब प्रकाशित हुई। इस प्रकार की बातें हैं इसमें शामिल की जाती हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कि सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड कब अमेरिका गए, किसको लेके आए वहां से, W.A. बोर्डन, BLA संघ की स्थापना की, किस प्रकार से पुस्तकालय का प्रादुर्भाव भारत में हुआ, ये सारा आपका पूछा जाता है। और एकेडमिक लाइब्रेरी, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, यानी कि पुस्तकालय की जो एकेडमिक है, पब्लिक है, स्पेशल है, तीनों लाइब्रेरीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोल ऑफ UGC फॉर डेवलपमेंट, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में UGC का क्या योगदान रहा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन है बताऊंगा क्योंकि आप देखते हो कि सर हमें पता ही नहीं कि कौन से क्वेश्चन में। तो UGC के क्षेत्र में आपको पता है कि UGC के द्वारा एक NAAC नेशनल असिस्टेंट एंड एक्रीडेंशन काउंसिल की स्थापना की गई सन 1994 में। वो क्या करता है कि पुस्तकालय में जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको ग्रेड 1 अनुदान देने का कार्य करता है, यानी कि NAAC। क्या NAAC। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या UGC के द्वारा सन 1957 में, आप बताना UGC की स्थापना कब हुई थी। सन 1957 में डॉक्टर SR रंगानाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति के बारे में बार बार UGC के जो ये टॉपिक आता है यहाँ पे भी पूछा जाता है क्योंकि ये ही सिलेबस लगभग KVS में था और KVS से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। तो सिलेबस का आपको पता है कि जो पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था, चाहे वो राजस्थान की एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो DSSB की हो, KVS, EMRS, लगभग में आपका ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं और आगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, स्पेशली रेफरेंस बड़ौदा के बारे में कि जो बड़ौदा में गुजरात में किस प्रकार से पुस्तकालय का प्रादुर्भाव हुआ, सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड कौन थे, किस प्रकार से उन्होंने अमेरिका गए, क्या विकास किया, या BLA संघ की स्थापना कब की, या लाइब्रेरी मिसलेनी, भारत की प्रथम जो पुस्तकालय पत्रिका थी लाइब्रेरी मिसलेनी है, उसका जो प्रकाशन है वो कब किया गया, और इसका प्रकाशन किया गया तो वो किन किन भाषाओं में किया गया, इसका प्रथम संपादक कौन थे। या अपन बात कर लेते हैं कि किन किन भाषाओं के अलावा, इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं भाषा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसमें भाषाएं थी उन भाषाओं में आपको पता कि वहाँ मराठों का राज था तो मराठी भाषा में भी थी, अंग्रेज थे भारत में तो अंग्रेजी भी थी क्योंकि अंग्रेज W.A. बोर्डन आए थे वहाँ से। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है। गुजराती भी थी, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो लाइब्रेरी मिसलेनी जो पत्रिका है उस लाइब्रेरी मिसलेनी में कौन सी एक भाषा को आपका शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इस प्रकार से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लाइब्रेरी मिसलेनी जो पत्रिका थी उसमें आपका एक गुजराती भाषा में, क्योंकि बड़ौदा गुजरात में प्रकाशित हुई थी, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका थी। अंग्रेजी थी क्योंकि W.A. बोर्डन आए थे वहां से तो अंग्रेजी भाषा को लेके आए। और इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं कि उधर मराठाओं का राज था तो मराठी भाषा थी। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी का प्रकाशन निम्न में से किस भाषा में नहीं हुआ, और पहले ऑप्शन में हिंदी में था। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो हिंदी नहीं करके आएगा, क्योंकि हिंदी में तो भारत में होगी, लेकिन भारत में जो पत्रिका थी ये हिंदी में प्रकाशित नहीं हुई थी उस टाइम।
कब प्रकाशन किया गया? सन 1912 में। आवृत्ति क्या थी? त्रैमासिक। कहाँ से हुई? बड़ौदा, गुजरात से। ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें देखने को मिलेंगे। मैं इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आपको इसमें नहीं करा सकते, क्योंकि जल्दी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का और 3 का जो कोर्स है लॉन्च कर देंगे, उसमें भी आपको एक अच्छे से कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित महाराष्ट्र लाइब्रेरी एक्ट है या कॉपीराइट एक्ट है। कॉपीराइट एक्ट कब जो भारत में किस प्रकार से कॉपीराइट एक्ट को लागू किया गया, या इसमें प्रथम संशोधन कब हुआ, इसमें समय अवधि क्या होती है, या इसमें ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट क्या है, इनका जो मुख्यालय कहाँ पे है, या बर्न सम्मेलन क्या है। तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद अपन जो अगली यूनिट है आपकी 5वीं या अगली यूनिट में अपन बात कर लेते हैं कि जो ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, यानी कि लाइब्रेरियनशिप भी एक पेशा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आपका पूरे सिलेबस में से यहाँ से आएंगे। इफ हीड से, इफला, एलए, आईएलए, एएलए, आइसलिक, एटलीस्ट, या अपन बात कर लेते हैं कि जो एजुकेशन से संबंधित आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अपन अगले पॉइंट से बात कर लेते हैं, तो इनके सबके क्वेश्चन है हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ट्रिपल आलफ राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में, कि जो सबसे ज्यादा विकास है भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के क्षेत्र में कौन कर रहा है, यूनेस्को का क्या योगदान रहा है भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में, विश्व में क्या योगदान है, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या अपन बात कर लेते हैं कि जो विस्तार सेवा है, वो विस्तार सेवा एक्सटेंशन एक्टिविटीज है, विस्तार सेवा किस प्रकार से है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि जो लाइब्रेरी में जो पाथ है या जो गाइडेंस है वो किस प्रकार से दी जाती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान है या लिटरेसी है, शिक्षा से संबंधित सूचना साक्षरता शब्द देने वाला कौन था, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हमारी जो टोटल टेस्ट सीरीज है 40 टेस्ट पेपर में डाल दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो आपका कुछ जो टेस्ट सीरीज है वो यूट्यूब पे होती रहेगी, आपको ये वीडियो प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा और वहां से भी आप देख सकते हैं। अब अपन आज बात करेंगे फर्स्ट यूनिट से कुछ क्वेश्चनों की। इसके साथ धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो टेस्ट देने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन टेस्ट देने से आपको क्या है कि जो आपने पढ़ा है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आपका खुद का आकलन हो जाता है। तो अपन आज थोड़ा सा बात करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों की कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन बार बार पुस्तकालय के क्षेत्र में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसका रिपीट बहुत होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी हमने हमारे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दी। एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सारे मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं इन क्वेश्चनों को विशिष्टता से जानने की। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, वो किया गया था सीएम पित्रोदा। इसका राइट आंसर तो ये है। अब इसके बारे में आपको मैं कम से कम 7 या 8 बातें बताऊंगा, एग्जाम में एक आपकी हमेशा पूछी जाती है। पहला पॉइंट यही है इसका कि जो इसकी सीधी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, नेशनल नॉलेज कमीशन, एनकेसी। मैं आपको एनकेसी के बारे में सीधा बताऊंगा पढ़ के। एनकेसी का जो गठन है या इसका जो स्थापना वो कब की गई थी, तो वो की गई थी 13 जून 2005। सबसे पहली सन तो इसको आपको ध्यान रखना है, 13 जून 2005। अब एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से बनाता है, लेकिन आप पढ़ के अलग जाते हो और वो बनाता वहीं से। 13 जून 2005। अब पूछ लेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उस समय, तो ध्यान रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2002 से लेकर 2007 क्या था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अब पूछ लेगा कि इसका विघटन कब कर दिया गया था, विघटन कब कर दिया गया, सन 2014 में। कि एनकेसी है उसका विघटन कब किया गया, 2014 में। यदि आपसे पूछ ले कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वो कौन सी थी, 12वीं, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था, 2012 से लेकर 17। ये इसका क्या था, कार्यकाल था। अब मेन क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। मेन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इन तीनों क्वेश्चनों में से आने की हमेशा संभावना रहती है एनकेसी के बारे में। कि एनकेसी की अवधारणा बोल सकते हैं, कथन बोल सकते हैं, या इसका वाक्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कथन या इसका उपवाक्य, क्योंकि उपवाक्य भी कई बार पूछ लेता है। उपवाक्य क्या है कि पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है। पुस्तकालय, मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगा। पुस्तकालय क्या है, ज्ञान का द्वार है। पुस्तकालय क्या है, ज्ञान का द्वार है। ऐसे कहने वाला संघ या संगठन या को आपको कुछ भी ऑप्शन में दे देगा तो वो कौन सा हो जाएगा, पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है। किसने कहा था, किसका उपवाक्य है, तो ये किसका है, आपका एनकेसी का। किसका है, एनकेसी का। नेशनल नॉलेज कमीशन ने कहा था कि पुस्तकालय है वो आपका ज्ञान का द्वार है।
दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से एक छोटा सा मैं नोट लगा के पॉइंट लिख लेना कि ऐसे तो पूछ सकते हैं, पुस्तकालय ज्ञान का दौर है, या आपसे पूछे कि पुस्तकालय से कुछ भी पूछो, पुस्तकालय से कुछ भी पूछो, आस्क एनीथिंग लाइब्रेरीज, तो ये पुस्तकालय से कुछ भी पूछो, ये वाक्य किसका दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ALA का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है कि पुस्तकालय से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो NKC का गठन किया गया, NKC का जो गठन किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये ध्यान रखना कौन थे, मनमोहन सिंह। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ लगभग एग्जाम में रिपीट है, ऐसे नहीं होता कि ऐसे है, सीधे बता रहे हैं। NKC का गठन किसकी अध्यक्षता में, सेम पित्रोदा ने किसकी अध्यक्षता में किया था, या जो मनमोहन सिंह जी ने किसकी अध्यक्षता में NKC का गठन किया था, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि अब मेन पॉइंट तीसरा क्वेश्चन है कि सर NKC के बारे में क्यों बार बार पूछा जाता है। NKC के बारे में बार बार इसलिए पूछा जाता है कि NKC ने एक आधुनिक पुस्तकालय की परिभाषा दी थी। किसकी, आधुनिक पुस्तकालय की, आधुनिक पुस्तकालय, क्योंकि ऐसे तो पूछते नहीं, क्योंकि मेन पॉइंट होता है तो पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय की परिभाषा देने वाले को जरूर पूछ लेते हैं। तो पुस्तकालय की उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि अपन किसी भी ऐसे स्थान या भवन को जहां पर पुस्तकों को क्या हो, ढेर लगा हो, पुस्तकालय नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, यानी कि ऐसा कोई भी स्थान या भवन जहां पे पुस्तकों का ढेर लगा हो, अपन उसको कभी भी पुस्तकालय नहीं कहेंगे। पुस्तकालय किसको कहते हैं, बल्कि ऐसा स्थान जो नवीन सूचनाओं का क्या करता हो, आदान प्रदान, नवीन सूचनाओं का आदान प्रदान करता हो और जिसकी स्थापना एक ज्ञान केंद्र के रूप में की गई हो। ये ध्यान रखना, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, NKC की। और इसी परिभाषा के कारण आपको क्या पूछते हैं, इस पॉइंट से आपके बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यह आपका है। अब अपन थोड़ा सा आपको पता होगा कि पुस्तकालय के बारे में कि पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय के साथ लाइब्रेरी शब्द, साइंस शब्द कब जोड़ा गया, इन्फॉर्मेशन शब्द कब जोड़ा गया, ये मैंने सारा कुछ टेस्ट सीरीज में डाल दिया है। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कई क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत प्रत्येक प्रकाशक की एक प्रति डेपोजिटरी पुस्तकालय में कितने दिनों में भेजना अनिवार्य है। सबसे मेन पॉइंट तो यह है कि कितने दिनों में भेजना अनिवार्य है। आपके पास समय सीमा दी गई है ऑप्शन में 25 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन। तो इसका सबसे पहले तो अपन राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 30 दिन। अब अपन बात कर लेते हैं कि सर ये एक्ट क्या है, ये एक्ट किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये एक बुक से संबंधित है। कोई भी प्रकाशक, कोई भी लेखक है, कोई भी लेखक आप अपनी जो बुक प्रकाशित करता है तो उसमें क्या होते हैं कि 4 डेपोजिटरी भारत में पुस्तकालय घोषित किए गए हैं। डेपोजिटरी पुस्तकालय यानी कि वो लेखक उन पुस्तकालयों को निःशुल्क, यानी कि उन पुस्तकालयों को निःशुल्क रूप में क्या है कि अपनी पुस्तकें भेजेगा और प्रकाशन होने के कितने दिन के अंदर अंदर भेजेगा, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो अपनी एक प्रति है, एक प्रति इन 4 डेपोजिटरी पुस्तकालय में भेजेगा। तो ध्यान रखना कि जो कोई भी लेखक है वो निःशुल्क पुस्तकें कितनी भेजता है, 4 डेपोजिटरी पुस्तकालय। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक डेपोजिटरी पुस्तकालय नहीं है, निम्न में से कौन सा एक डेपोजिटरी पुस्तकालय नहीं है। 4 पुस्तकालय आपको दिए रहेंगे, ध्यान थोड़ा सा लिख लेना क्योंकि स्क्रीन पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। पहला ऑप्शन में क्या होगा कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरा कौन सा होगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरा आपका एशियाटिक सोसाइटी और चौथा आपका कोई भी डाल देगा, लेकिन चौथा राइट आंसर क्या होता है, कोन्नोमेरी पब्लिक लाइब्रेरी। कोन्नोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये आपके चारों क्या हैं, भारत के डेपोजिटरी पुस्तकालय हैं। इन चारों में क्या है कि एक पुस्तक जो एक कोई भी लेखक अपनी एक पुस्तक को क्या है फ्री में यानी कि निःशुल्क भेजता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये एक्ट है ये कब बना था, तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट सन 1954 में आया था। कब, सन 1954 में। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, शायद 2017 में कोई एग्जाम थी या 2016 में राजस्थान की में, कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में जो पहले पुस्तकें डेपोजिटरी पुस्तकालयों में भेजी जाती थी उनमें न्यूज़पेपर, अखबार को कब शामिल किया गया, यानी कि अब क्या है कि अखबार को भी भेजा जाता है। तो वो ध्यान रखना सन 1956 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर को कब शामिल किया गया था डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून में, तो वो आपका प्रथम संशोधन 1956 में किया गया और उसमें भी आपके न्यूज़पेपर को ऐड किया गया था। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। तीसरा क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं कि किस वर्ष 2009 में किस राज्य के द्वारा पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। तो पुस्तकालय अधिनियम से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पुस्तकालय अधिनियम से एक क्वेश्चन आता है। सन याद करनी पड़ेगी, 19 राज्यों की कोई उपाय नहीं है। आप मिलान करने वाले जब नेट सेट के एग्जाम दोगे तो उसमें क्या है कि आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मल एग्जाम में आपको एक राज्य का पुस्तकालय अधिनियम
पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर होता है कि किसी भी राज्य में, जैसे आप बात करते हो कि किसी भी राज्य में यदि राज्य से संबंधित कोई एग्जाम हो रही है तो वो राज्य से संबंधित आपका पूछा जाता है। तो 2009 में आपका कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बारे में थोड़ी सी 19 राज्यों की तो आप सन तो याद कर लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि कौन से में सर उपस्कर का प्रावधान है, कौन से में उपस्कर का प्रावधान नहीं है, या सर ये पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप कहाँ तैयार किया गया, कब किया गया। तो थोड़ी सी मैं इसकी बात बता देता हूँ कि सन 1930 की बात है। कब, सन 1930 में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कहाँ पे, बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उस कॉन्फ्रेंस में जो नाम क्या था, ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने क्या किया था, आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, और उस प्रारूप के आधार पर आज क्या है 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम जो पारित किया जा चुका है। तो सबसे पहला याद रखना कौन सा, मद्रास सन 1948, और लास्ट वाला याद रख लेना अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से इन पॉइंटों को ध्यान रखना। बहुत सारे पॉइंट है इनमें कि पुस्तकालय अधिनियम कैसे क्या है, किस किस में लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड प्लानिंग से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी गई है, क्या है। तो ये सारा मैंने टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब अगला एक क्वेश्चन है, देखो कई क्वेश्चन है उस सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा विशिष्ट सूत्र सरकार को उनके राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने पर जोर देता है। तो पुस्तकालय अधिनियम लागू करने पर, देखो ये आ गया क्वेश्चन वैसे पुस्तकालय अधिनियम से और वैसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से भी आ गया, दोनों इसमें आपके हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा सूत्र, यानी कि प्रत्येक जो संबंधित है वो आप ध्यान रखना कि किस प्रकार से हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि इन 5 सूत्रों की, अपने इन 5 सूत्रों की डिस्क्रिप्टिव बात कर लेंगे और इन 5 सूत्रों के बारे में, यानी कि पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को क्या है उसका पाठक मिले, पुस्तक जो पुस्तकालय में समय बचाएं, और पुस्तकालय के वर्धनशील संस्था है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये 5 सूत्र हैं डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा एक तो आता है प्रतिपादन, एक तो क्या नाम आता है प्रतिपादन, और एक नाम आता है प्रकाशित। तो इसको ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग हैं। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन कब किया गया। प्रतिपादन कब किया गया, सन 1928 में, और प्रकाशन कब किया गया, सन 1931 में। अब इसमें बात कर लेते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की प्रथम पुस्तक कौन सी थी। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। देखो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख लेना, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। अब 5 सूत्र ये तो आप रट के जाते हो, सबको पता होता है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं। एक तो आ जाता है भूमिका, कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की जो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की प्रथम पुस्तक थी, इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखी गई और इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई। ध्यान रख लेना, इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसकी भूमिका है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, W.C. वेरविक शेयर्स, और इसकी जो प्रस्तावना है, भूमिका किसके द्वारा, W.C. वेरविक शेयर्स, और प्रस्तावना है वो P.S. शिवस्वामी अय्यर के द्वारा, P.S. शिवस्वामी अय्यर के द्वारा, जो इसकी पुस्तकालय विज्ञान की जो 5 सूत्र वाली पुस्तक है इसकी प्रस्तावना लिखी गई थी। अब आप बताना कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने हाई कोर्ट की संज्ञा किसे दी है, क्योंकि ये तो ध्यान रख लेना यही है, लेकिन बताना कि कौन व्यक्ति था जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को आचरण संहिता का नाम दिया। किसने, आचरण संहिता का। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के लिए अपन को ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसको अपने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे इन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे, और क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने के साथ आपका विशिष्ट सॉल्यूशन को भी थोड़ा सा जोड़ देंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय वो भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत है, किस परिशिष्ट में है, कब इसमें क्या क्या संशोधन हुआ, और किस प्रकार से इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। तो थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वो वर्तमान में कहाँ पे है, तो बेलवेडियर हॉल कोलकाता में है। अब इसका ध्यान रखना है कि आपको कि इसकी स्थापना, तो इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया 28 सितंबर सन 1948। कब, 28 सितंबर सन 1948 को, जिसके भारतीय संविधान की धारा 62 के 7वें परिशिष्ट में शामिल किया गया। किसमें, भारत की संविधान के जो 7वां परिशिष्ट है इसमें शामिल किया गया। धारा कौन सी है, 62वीं। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आप तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय पढ़ के जाते हो पूरा, कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, इंपीरियल लाइब्रेरी क्या है, जो सभी पढ़ के जाते हो कि प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था, ये पूछता ही नहीं आजकल कोई, इन सबको पता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का नेशनल लाइब्रेरी का एक उपविभाग है CRL। उस CRL से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन, INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन कर रहा है। तो यदि ऑप्शन में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय हो तो वो करके आना है, CRL हो तो CRL करके आना है, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा आपको किसका जो सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी है इसकी स्थापना की गई थी, कब, सन 1955 में, और ये 55 के बाद 1957 में ये क्या कर रहा है, INB का प्रकाशन कर रहा है। ये एक उपविभाग है, उपविभाग बोलते हैं ना अपन, उपविभाग है किसका,
भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का। और इसके बारे में थोड़ा सा विशिष्ट जानकारी है तो थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन इसके पुस्तकालय देख रहे हैं, या इनसे संबंधित जो वीडियो है मैंने पहले अपलोड कर रखे, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। इसका थोड़ा सा देख लेना कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 22 मई सन 1972 सबको याद है, लेकिन एक्ट पूछ ले तो आपको लगता है कि हाँ यार, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट सन 1961 के तहत 22 मई सन 1972 में क्या किया गया? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रकाशन किया गया था। इसका एक क्वेश्चन हमेशा उनका एग्जामिनर का फेवरेट है कि ग्रंथाना किसका एक प्रकाशन है, तो ये ध्यान रखना किसका एक प्रकाशन है? राजा राम मोहन राय त्रिफलालभ का। या सार्वजनिक पुस्तकालय को सबसे ज्यादा जो सेवाएं प्रदान करता है वो कौन करता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजस्थान लाइब्रेरियन और इसके अलावा जो बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, दोनों के बेंच है हमारे एप्लीकेशन पे जल्द स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और दोनों में विशिष्ट जो राजस्थान लाइब्रेरियन वालों ध्यान रखना कि आपको क्या क्या करवाया जाएगा। उसमें राजस्थान का जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट है, इसके अलावा जो पिछली बार जो टॉपिक पूछे गए थे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जैसे नए वाले सिलेबस में नहीं है लेकिन पुराने वाले सिलेबस में है, तो वो कुछ सारा मटेरियल प्लस PDF प्लस टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे आपको जल्द उपलब्ध करा दी जाएंगी। और इससे संबंधित जो DSSB और जो हरियाणा लाइब्रेरियन वाले हैं वो टेस्ट सीरीज उनकी कंटिन्यू दिल्ली के 2 या 3 जो टेस्ट पेपर हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। और लगभग 1 जुलाई तक जो DSSB लाइब्रेरियन के 40 मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो पूरे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। फ्री मटेरियल भी आपके लिए वहाँ पे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बरन सम्मेलन हुआ था कब? सन 1886 में। कब? सन 1886 में। ये किससे संबंधित था? बार बार पूछते हैं। तो बरन सम्मेलन आपका किससे संबंधित था? तो आपका किससे संबंधित था? कॉपीराइट से संबंधित था। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा और कि विप्पो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। विप्पो या ALA इन दोनों का मुख्यालय बहुत बार पूछता है। एक तो पूछता है ALA का मुख्यालय। ALA का मुख्यालय कब बनाया गया? सन 1909 में। स्पेशल लाइब्रेरी की स्थापना तो ध्यान रख लेना। तो 1909 में जो ALA का मुख्यालय वो शिकागो में स्थापित किया गया था। आप बोलोगे सर इसकी स्थापना सन 1873 में कर दी गई, लेकिन मुख्यालय, हाँ इसमें जब स्थापना की गई इसका कोई मुख्यालय नहीं था, लेकिन ALA के जो मुख्यालय वो सन 1909 में शिकागो शहर में स्थापित किया गया था। वैसे विप्पो पूछ लेते हैं, तो विप्पो को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़ के जाते हो, बाद में बोलते हो सर हमारा तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा कठिन आ गया, इसका क्या हुआ? तो इस कोई लेवल कठिन नहीं होता, आप थोड़ा सा पढ़ने में क्या है कि कंजूसी कर देते हो, और पढ़ने में यदि आप थोड़ा सा कंजूसी करोगे तो आपको सबको पता है कि आप उसका भुगतान आप खुद करोगे। तो ये ध्यान रख लेना। जो विप्पो का मुख्यालय वो आपका कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि UGC वाला आ गया ना क्वेश्चन। मैंने बताया था UGC द्वारा किस वर्ष पुस्तकालय में विकास हेतु प्रमाण पत्र देने के लिए डॉक्टर S.R. रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया था। यह आप सीधा पूछ लेगा कि पुस्तकालय के क्षेत्र में प्रमाण पत्र देने हेतु किस की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया? डॉक्टर S.R. रंगनाथन। कब किया गया? सन 1957 में। यह ध्यान रखना कब किया गया था? 1957। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से क्या है कि 4 क्वेश्चन बनते हैं, और किस प्रकार से बनते हैं वो आप चारों बना सकते हो, खुद समझदार हो। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज का 29वां क्वेश्चन है कि इफ्ला के द्वारा किस कार्यक्रम में केवल विकासशील देशों में पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं को विकसित करना, इसके लिए छात्रवृत्ति या अनुदान, फेलोशिप आदि लेने का कार्य किया जा रहा है? तो इसका सबसे पहले तो अपन राइट आंसर की बात कर लेते हैं, और राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा आपका B, ALP। इसको ध्यान रखना, ALP को शायद थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, क्योंकि इसको यहाँ से काट देना, उसका लिख लेना सही, एक्शन फॉर डेवलपमेंट थॉट लाइब्रेरियन प्रोग्राम। तो इसको प्रोग्राम को कब संचालित किया गया था? सन 1964 में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि सीमेंट वीमेंट इसमें कोई नाम ही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा काट देना। इसको लिख लेना ALP प्रोग्राम। ये क्या है कि छात्रवृत्ति और योगदान देने से संबंधित इफ्ला के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा UAP है, तो UAP का आपको पता है। और इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि जो कई कार्यक्रम है, जैसे एक है ISBD, एक है ICCP, इसके अलावा एक आपका UDT, इसके अलावा एक है आपका FRBR, इसके अलावा यूनिमार्क। ये सारे इससे संबंधित हैं। किससे संबंधित है? इफ्ला से संबंधित हैं। तो इनका प्रत्येक एक एक क्वेश्चन है हमने टेस्ट सीरीज में शामिल कर दिया, ताकि आपके क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएं। तो ये जो आज की टीम ने हमारे आपके लिए जो क्वेश्चन है वो संलग्न लेके आई है। कल इनसे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। टीम नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है।
ये टीम नंबर है 9079028319। ये टीम का नंबर है। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी सूचना लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम हो ऐप से संबंधित, पीडीएफ से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो डीएसएसबी लाइब्रेरियन की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। कल अपन सेकंड यूनिट पे लेके आएंगे। ज़्यादा आपको पता है कि समय नहीं बचा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है वो क्वेश्चनों को निकाल सकें। ओके, जय हिंद, जय भारत।